जय श्री राधे फ्रेंड्स। थोड़ी देर में कुछ लड़के और एक लड़की उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। सनाया उन्हें देखते ही पहचान जाती है। यह वही लोग थे जिसकी उसने धुनाई की थी। अब वह समझ रही थी कि उसे यहाँ पर कौन और क्यों लेकर आया होगा। इसका मतलब वह एक बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली थी। उन सभी लड़कियों को देखकर सनाया गुस्से में बोली, यह क्या हरकत है? मुझे यहाँ पर इस तरह से क्यों लेकर आए हो और मुझे बांध कर क्यों रखा है? खोलो मुझे अभी के अभी, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। सनाया की हरकत देख के वह सब लोग हंसने लगते हैं। एक उन्हें हंसता हुआ देख सनाया कंफ्यूज भी हो जाती है और गुस्सा भी। एक लड़का अपनी हंसी को थोड़ा रोकते हुए बोला, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इस वक्त तुम हमारे कंट्रोल में हो, फिर हमें धमकी देने की हिम्मत कर रही हो? मानना पड़ेगा, तुम्हें बहुत बेइज्जती की ना तुमने हमारी। सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। उस लड़के की बात सुनकर सनाया अपनी आंखें सिकोड़ लेती है। बदला लेना चाहते हो? मतलब क्या कहना चाहते हो तुम लोग? क्या करने वाले हो मेरे साथ? सनाया को एक अजीब सा डर लगने लगता है, क्योंकि उसे अपने सामने खड़े इन लोगों के इरादे अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। वह लोग जरूर कुछ बहुत खतरनाक प्लान कर रहे थे। उसमें खड़ी लड़की ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एमएमएस बनाना है तुम्हारा। उसी तरह से कॉलेज में वायरल करेंगे हम उसे, जैसे तुमने पीटने के बाद हम लोगों का वीडियो वायरल किया था। बहुत बेइज्जती हुई थी हमारी, अब इस बेइज्जती को फेस करने की बारी तुम्हारी है। सो बी रेडी स्वीट हार्ट। हम लोग सनाया का एमएमएस बनाने वाले थे। एमएमएस यानी उसके बाद उसके साथ जो होने वाला था, उसकी कल्पना करके ही सनाया के रोंगटे खड़े हो जाते। वह अपने हाथों को छटपटाकर छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोली, मगर मेरे करीब आने की, क्या मुझे छूने की भी कोशिश की ना तो मैं तुम लोगों की हड्डियां तोड़ दूंगी। खबरदार, अगर तुम लोगों ने ऐसा वैसा कुछ करने का सोचा भी, मुझे अभी छोड़ दो। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो मुझे जाने दो यहाँ से। सनाया की बात सुनकर सब लोग एकदम से चुप हो जाते हैं और अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगते। सुना तुमने इस लड़की ने क्या कहा? ऐसी हालत में भी यह हमें धमकी दे रही है। मानना पड़ेगा, बहुत गट्स हैं इसमें, पर फिक्र की कोई बात नहीं, आज रात इसके सारे गट्स निकाल देंगे। सनाया उन लोगों से बोली, देखो मुझे जाने दो, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अगर तुम लोगों ने ऐसा सोचा भी तो उसका अंजाम क्या होगा यह तुम लोग सोच भी नहीं सकते। खबरदार, अगर तुम लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की, रेप की सजा क्या होती है तो मालूम है ना तुम लोगों को, और मेरे साथ साथ तुम लोगों की भी तो बदनामी होगी। इस बात पर एक लड़के ने एक इंजेक्शन तैयार करते हुए कहा, तुम्हारा रेप कौन कर रहा है? हमारा कोई इरादा नहीं है तुम्हारा रेप करने का, बिल्कुल भी नहीं। तुम खुद हम सबको एंटरटेन करोगी, वह भी अपनी मर्जी से, और हमसे भीख मांगोगी कि हम तुम्हारी जिस्म की प्यास बुझाएं। रेप तो वह होता है ना जहाँ लड़की के साथ लड़की जबरदस्ती करते हैं, यहाँ पर तो उल्टा होने वाला है। तुम हमारे साथ जबरदस्ती करने वाली हो, हम नहीं। और वैसे भी इस दुनिया के सामने सिर्फ तुम्हारा चेहरा आएगा, हमारा नहीं। उस लड़के की बात सुनकर सनाया को कुछ बहुत भयानक होने का आभास होने लगता है। क्या क्या मतलब, क्या करने वाले हो तुम लोग? वह लड़का इंजेक्शन लेके सनाया के पास आता है। सनाया हड़बड़ाहट में पीछे हटने लगती है। दूर हटो मुझसे, यह किस चीज का इंजेक्शन है? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या लगा रहे हो तुम लोग मुझे? मैंने कहा दूर हटो, मेरे पास मत आना। सनाया के हाथ पैर बंधे हुए थे, इसलिए वह खुद की प्रोटेक्शन में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई। वह लड़का उसके पास आकर उसके हाथ में इंजेक्शन लगाते हुए बोला, यह एक खास तरीके की ड्रग्स है जो तुम्हारे अंदर की हवस को 100 गुना ज्यादा बढ़ा देगी और तुम अपने अंदर की आग को कंट्रोल नहीं कर पाओगी, खुद ही हम सब पर टूट पड़ोगी। सनाया जोर से चिल्ला उठती है। वो इस वक्त सिर्फ अपने मन में बस यही प्रेयर कर रही थी, ध्रुव प्लीज हेल्प मी, प्लीज ध्रुव सेव मी। उसे इंजेक्शन का दर्द होता है। उसके अंदर जो ड्रग्स गई थी वह जल्द ही अपना असर दिखाने वाली थी। सब लड़के खड़े होकर मास्क पहन लेते हैं और अपने कपड़े निकालने लगते हैं। सनाया मदहोशी भरी हालत में बोली, नहीं नहीं, दूर हटो मुझसे, मेरे पास मत आना। शनाया का शरीर जलने लगता है। उसे इस वक्त सिर्फ एक इंसान का ही ख्याल आ रहा था, ध्रुव प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ये बड़बड़ाते हुए उसका सर घूमने लगता है। वह लड़की अपने हाथ में फटाफट फोन लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करती है और लड़कों को थम्स अप का इशारा करके काम शुरू करने का इशारा करती है। वह लड़के सनाया के करीब आने लगते, बहुत करीब। सनाया मदहोश हो चुकी थी, उसका सर घूमने लगा था, उसे अब किसी भी बात का होश नहीं था। तो लड़के कम से कम 4 थे। सनाया के करीब आकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसके हाथ पैरों को खोल देते हैं। सनाया कुछ देर उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन नशे में वह पूरी तरीके से धुत हो चुकी थी। अब उसके शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी।
तभी अचानक उसे अपने बदन में एक अजीब सी गर्मी, अजीब सी तड़प महसूस होने लगती है। वह लड़के सनाया को इधर उधर छूने लगते हैं। सनाया को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसे अपना गुस्सा दिखाने में जितनी ताकत शरीर में महसूस नहीं हो रही थी, वो अपना गुस्सा कैसे दिखाती, बिल्कुल भी ताकत नहीं लग रही थी उसके शरीर में। चलो बेबी डॉल शुरू करते हैं। सब लड़कों ने मास्क पहन रखे थे, इसलिए वीडियो में सिर्फ सनाया का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। सनाया धीरे धीरे अपने होश को खो बैठती है। तभी अचानक जोर से किसी चीज की आवाज आती है। ये आवाज सुनते ही सारे लड़के और वीडियो बनाने वाली लड़की बहुत ज्यादा अलर्ट होकर मुड़कर देखते। पीछे ध्रुव खड़ा हुआ था, जिसकी आंखें गुस्से से उबल रही थी और हाथों की मुट्ठियां इतनी जोर से कसी हुई थी, उसके हाथों की नसें बाहर दिखाई दे रही हैं। ध्रुव को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सब चौंक जाते हैं। उन लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यहाँ पर कोई आ सकता है, क्योंकि यह बंगले के पीछे का गोडाउन था जो बिल्कुल खाली पड़ा था। ध्रुव के साथ साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। वह सब लोग अंदर आते हैं। ध्रुव सनाया की हालत देखता है। वह उन लोगों के पास जाकर बिना कुछ सोचे समझे बस उन्हें जबरदस्त तरीके से मारना शुरू कर देता है। ध्रुव के सारे दोस्त भी उसके बचाव और उसका साथ देने के लिए बीच में कूद पड़ते हैं और उन लड़कों को मार मार के सबक सिखाने लगते हैं। कैमरे वाली लड़की फटाफट फोन बंद करती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन सामने से ललिता उसे पकड़ लेती है। उसके बाल पकड़कर जोर से जमीन पर गिरा देती है। बहुत शौक है ना तुझे वीडियो बनाने का, चलो अब तुम लोगों की वीडियो मैं बनाती हूँ एक बढ़िया। ललिता अपने साथ की कुछ लड़कियों को इशारा करती है। वह लोग उस लड़की को मारने पीटने लगते हैं। ललिता इस लड़की का फोन लेकर उसे एक जगह पर आराम से रख देती है, जिस वजह से उन सबकी मार खाती हुई वीडियो बनने लगती है। उसके बाद वह भी जाकर उन लोगों की धुनाई करने लगती है। सनाया बुरी तरीके से मदहोश होकर टेबल के सहारे खड़ी, बड़ी मुश्किल से टेबल के सहारे खड़ी थी। ध्रुव सनाया के पास आकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। सनाया, यू आर ऑल राइट। सनाया जब ध्रुव की आवाज सुनती है तो उसकी आंखों में देखती है, जो बड़ी मुश्किल से अपना सर उठाकर देख पा रही थी। ध्रुव समझ गया था कि सनाया के साथ कुछ बहुत गलत किया गया है। उसे कुछ ऐसा दिया गया है जिस वजह से वह बिल्कुल होश में नहीं है, क्योंकि यह शराब का नशा नहीं था, किसी और चीज का था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस वक्त था जब उसने पहली बार शनाया को देखा था। इसका मतलब इन लोगों ने सनाया को ड्रग्स दिए हैं। ध्रुव शनाया को अपनी बाहों में उठाकर ले जाने लगता है। वह ललिता से बोला, इन लोगों को तुम हैंडल कर लेना, मैं सनाया को लेकर जा रहा हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। ललिता अपना सर हिलाकर बोली, इसकी चिंता तुम मत करो, इसका ख्याल रखो, इन सबको तो मैं देख लूंगी। उसके बाद ध्रुव उसे लेकर वहां से चला जाता है। ध्रुव सनाया को गाड़ी में डालकर जैसे ही उधर से लेकर जाता है, वैसे ही एक इंसान की खतरनाक आंखें उन्हें देखती हैं। उसके बाद वह नजरें उस तरफ चली जाती जहां पर उन लोगों की धुनाई चल रही थी। थोड़ी देर बाद ललिता और उन सब की धुनाई करने के बाद वहां से चले जाते हैं। सब जमीन पर पड़े कहरा रहे थे। 4 लड़के थे, 1 लड़की थी, कुल मिलाकर 5 लोग थे जिनकी जबरदस्त धुनाई की गई थी। वह लोग जमीन से उठ भी नहीं पा रहे थे। तभी अचानक से 2 कदम चलकर गोडाउन के अंदर आते हैं। एक लड़का अपने हाथ पैर को संभालते हुए दर्द भरी आवाज में बोला, अब कौन आया है? अब भी पीटना बाकी रह गया है क्या? तभी अचानक उन सब की आंखें फट जाती हैं, यह देखकर कि चेहरे पर मास्क लगाए हुए एक इंसान अपने हाथों में हथौड़ा लेकर वहां पर एंट्री करता है। उसके हाथ में हथौड़ा देखकर सबकी आंखें फट जाती। यह कौन है? क्या कर रहे हो तुम? दूर हो हमसे। उन सबके हाथ पैर इस कदर टूटे हुए थे कि वह उठकर भाग भी नहीं सकते थे और इस आदमी से लड़ भी नहीं सकते थे। धीरे धीरे वह आदमी करीब आता है और सब लोग चिल्ला उठते हैं। कुछ ही देर में गोडाउन में चिल्लाने की आवाज एकदम सन्नाटे में बदल जाती है और वह आदमी हथौड़े को वहीं पर गिराकर वहां से जाने लगता है। हथौड़े पर ढेर सारा खून लगा हुआ था, जिसे देखकर बताया जा सकता था कि उन सब के साथ कितना खतरनाक काम किया गया है। सब लोगों के सर फट चुके थे और सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उनकी आत्माएं उनका शरीर छोड़ चुकी थी। वह आदमी भी देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो जाता है। सनाया अपनी सीट पर पड़ी हुई बहुत ज्यादा तड़प रही थी। उसके अंदर की बेचैनी और तड़प बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। ध्रुव उसे जैसे तैसे करके संभाल रहा था। सनाया ध्रुव के पास आती है। ध्रुव, हेल्प मी प्लीज, इट्स हर्टिंग सो मच। ध्रुव देख सकता था कि सनाया कितनी प्रॉब्लम में है। सनाया, डोंट वरी, हम बस अभी डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं, रिलैक्स। सनाया ध्रुव से बोली, नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। ध्रुव सनाया से बोला, जाना होगा सनाया, पता नहीं उन लोगों ने क्या किया है तुम्हारे साथ। यू रियली नीड अ डॉक्टर। सनाया उठकर ध्रुव के
एकदम से गोद में आकर बैठ जाती है। ध्रुव गाड़ी को ब्रेक लगा लेता है क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सनाया ध्रुव की गर्दन पर किस करते हुए बोली, आई डोंट नीड डॉक्टर ध्रुव, आई नीड यू, आई नीड यू। सनाया ध्रुव को जबरदस्त तरीके से किस करने लगती है, उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। हेल्प मी प्लीज, इट्स सो हॉट, प्लीज हेल्प मी। ध्रुव सनाया से बोला, शनाया हम डॉक्टर के पास चलते हैं। सनाया मना करती हुई बोली, नहीं मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे तुम चाहिए ध्रुव। आई वॉन्ट यू राइट नाउ, प्लीज ध्रुव, प्लीज हेल्प मी। सनाया की तरफ देख कर हर सेकंड के साथ बढ़ रही थी। उसका जिस्म आग पकड़ रहा था, उसका बदन पूरा गर्म हो चुका था। उसे जल्द से जल्द अपनी गर्मी को शांत करना था क्योंकि वह तड़प रही थी। ध्रुव सनाया को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। आर यू श्योर सनाया? सनाया ध्रुव की शर्ट को निकालते हुए बोली, यस आई एम श्योर, आई वॉन्ट यू टू क्लेम मी, प्लीज ध्रुव डू इट विथ मी। उसके बाद दोनों एक दूसरे को एग्रेसिवली किस करने लगते हैं। ध्रुव शनाया के होठों को कैप्चर कर लेता है और उसे डीप पैशनेट किस करने लगता है। शनाया जब ध्रुव के पैशनेट किस को महसूस करती है तो उसकी गर्मी को थोड़ी राहत मिलती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के आगोश में आ जाते हैं। ध्रुव सनाया के बदन को उसके कपड़ों से अलग कर देता है। थैंकफुली वो लोग सुनसान सी जगह पर थे जहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। ध्रुव सनाया को पीछे वाली सीट पर लिटा देता है और फिर खुद उसके करीब उसके ऊपर जाकर उसे किस करने लगता है। सनाया अपने पैरों को ध्रुव के शरीर पर लपेट लेती है, अपनी बाहों को उसके बदन पर लपेट उसे और करीब खींच लेती है। सनाया और ध्रुव दोनों के ही बदन पर अब कपड़े मौजूद नहीं थे। ध्रुव का एक एक किस सनाया को जन्नत किस सैर करवा रहा था, उसे राहत, उसे शांति दे रहा था। यस कम ऑन ध्रुव टेक मी। सनाया बहुत बेसब्र हो रही थी, उसे अब एक सेकंड भी इंतजार नहीं हो रहा था। ध्रुव सनाया के बदन को अच्छे से सहलाता है, उसे चूमता है, सनाया को फुल एंजॉय करवाता है और फाइनली धीरे धीरे बहुत केयर के साथ उसके अंदर एंटर करता है। जल्द ही उनकी कार डांसिंग कार बन जाती है। सनाया की सिसकियां गाड़ी में गूंजने लगती है। ध्रुव की सिसकियों के साथ मिक्स होकर दोनों एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे पर टूट पड़े थे। कुछ घंटे बाद ध्रुव सनाया को अपनी गोद में उठाकर घर में लेकर आता है। सीढ़ियों से होता हुआ उसके कमरे की तरफ ले जाने लगता है। बहुत लेट हो चुका था, अब सब सो चुके थे, इसलिए उसे अंदर आते हुए किसी ने भी नहीं देखा। ध्रुव सनाया को बिस्तर पर लिटा देता है। वह जाने लगता है कि सनाया उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेती है। ध्रुव सनाया से बोला, अब सो जाओ, तुम्हें सोना चाहिए। सनाया ध्रुव से बोली, मेरे पास सो जाओ ना प्लीज, कुछ सेकंड के लिए तो। ध्रुव कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, पर बाद में वह मान जाता है और वह सनाया के बगल में कपड़े निकालकर लेट जाता है। सनाया के शरीर पर भी इस वक्त जो कपड़े थे वह धीरे धीरे करके निकाल देता है। वह सनाया को बाहों में भर लेता है। जल्द ही उसके अंदर फिर से डिजायर्स भड़क जाती है। दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के आगोश में आ जाते हैं और एक हॉट इंटीमेट सेक्शन के बाद सनाया गहरी नींद में सो जाती है और ध्रुव उसे अपनी बाहों में लेकर कुछ देर उसे देखता है, फिर भी वह भी सो जाता है। अगली सुबह सनाया की आंखें खुलती है और वह आंखें खुलते ही उसके सामने ध्रुव का हैंडसम सा चेहरा आता है जो उसके बगल में बहुत सुकून से सो रहा था। सनाया एक पल के लिए तो थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन वह ध्रुव के खूबसूरत चेहरे से को बस निहारती रहती है। वह देखती है कि वह ध्रुव की बाहों में सो रही है। उसे याद नहीं था कि वह उसकी बाहों में कैसे पहुंची। तभी ध्रुव धीरे से अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि सनाया जाग गई है और उसे ही देख रही है। सनाया के चेहरे को देखकर ध्रुव हल्का सा मुस्कुराकर उसके गालों पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। इस बात पर सनाया भी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग। वैसे हम दोनों यहाँ पर एक साथ क्या कर रहे हैं? ध्रुव सनाया से बोला, सो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? सनाया ने ध्रुव से थोड़ा कंफ्यूजन में पूछा, पर हम लोग यहाँ पर कैसे? तभी अचानक सनाया को कल रात की वह बात याद आती है और वह तुरंत उठकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन थे। ओ माय गॉड, उन लोगों ने मुझे किडनैप किया था, मैं तो वहां पर उनके साथ थी, उन लोगों ने मेरे साथ। सनाया घबराई हुई सी आवाज में बोलने ही वाली थी कि ध्रुव उसे शांत करते हुए वापस खींचकर अपनी बाहों में लिटा देता है। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ था और मेरे होते हुए कुछ हो भी नहीं सकता। सनाया कंफ्यूज थी और परेशान भी। ध्रुव सनाया को सारी बात एक्सप्लेन करता है, जिसे सुनकर सनाया को थोड़ी राहत की सांस आती है। ध्रुव उसे यह भी बताता है कि दोनों ने रात को 2 बार सेक्स किया और वह भी ऐसी हालत में कि पूछो ही मत। तब जाकर सनाया के बदन से ड्रग्स का असर खत्म हुआ, उसकी गर्मी शांत हुई। ध्रुव की बात सुनकर सनाया एक पल के लिए चौंक जाती है। ध्रुव सनाया से बोला, कल रात को हमारे बीच जो भी कुछ हुआ, क्या तुम्हें उस चीज का कोई रिग्रेट है? सनाया ध्रुव की आंखों में देखते हुए बोली, नहीं, उल्टा मुझे खुशी है
कि वह तुम थे, उन लोगों में से कोई और नहीं। यह सुनकर ध्रुव हल्का सा मुस्कुराकर शनाया के माथे पर किस करता है और सनाया ध्रुव को हक कर लेती है। तभी अचानक दरवाजे से सुहास और दीप्ति कमरे में एंटर करते हैं। सुहास और दीप्ति जब कमरे में एंटर करते हैं तो वह बिना कपड़ों के सनाया और ध्रुव को बिस्तर में चद्दर में एक दूसरे से लिपटा हुआ पाते हैं और उनकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। उन दोनों को देखकर ध्रुव और शनाया भी चौंक जाते हैं और एकदम से खड़े हो जाते हैं। सनाया तो शर्म के मारे अपना चेहरा झुका लेती है। दीप्ति शौक होकर उन दोनों को देख रही थी। सुहास भी कम हैरान नहीं था, उसने यह चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। ध्रुव एक्सप्लेन करते हुए बोला, डैड वह दरअसल एक्चुअली। दीप्ति गुस्से में अपने दांत पीसती हुई वहां से चली गई। सनाया जानती थी कि दीप्ति बहुत ज्यादा गुस्से में है। गुस्सा तो सुहास को भी आ रहा था, पर वह अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए बोला, पुलिस स्टेशन चलना है, तैयार हो जाओ तुम दोनों। ध्रुव अपना और सनाया दोनों कंफ्यूज हो जाते। ध्रुव कंफ्यूजन में अपने पापा से बोला, लेकिन पुलिस स्टेशन क्यों? सुहास ध्रुव से बोला, कल रात तुम लोग जिस पार्टी में गए थे वहां से 5 लोगों के मर्डर की रिपोर्ट आई है। तुम लोगों को वहां पर मौजूद होने के लिए बोला गया है, जल्दी चलो। यह बोलकर सुहास वहां से चला जाता। 5 मर्डर, यह सुनकर शनाया और ध्रुव दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं। चारों पुलिस स्टेशन में एंट्री करते हैं और आकर देखते हैं कि तनुश्री और उसकी पार्टी में जितने भी लोग आए हुए थे वह सब लोग वहां पर खड़े थे। खास करके वह सारे लोग जिन लोगों को उन 5 लोगों की गोडाउन में धुलाई की थी, उन्हें तो एक तरफ स्पेशली खड़ा किया था जहां पर ललिता भी खड़ी थी। सुहास इंस्पेक्टर के पास आता है। हेलो इंस्पेक्टर, आई एम सुहास रायचंद और यह मेरा बेटा है ध्रुव रायचंद और यह मेरी बेटी शनाया रायचंद। इस बात को क्लियर करते हुए सनाया ने जवाब दिया, शनाया अग्रवाल। सनाया अपने नाम के पीछे रायचंद कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह सुहास को कभी अपना डैड माना ही नहीं था। उसके लिए सुहास हमेशा ही उसकी माँ का दूसरा पति और मिस्टर रायचंद ही था। ध्रुव हैरान होते हुए इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर यह मर्डर का क्या मामला है? इंस्पेक्टर ने ध्रुव की तरफ देखकर काफी सीरियस आवाज में कहा, कल रात पार्टी में 5 लोगों का बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर हुआ है। ध्रुव और सनाया हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इंस्पेक्टर सुहास और दीप्ति को बैठने का इशारा करते हुए वह लोग जाते हैं। इंस्पेक्टर ध्रुव और शनाया की तरफ देखकर शनाया से पूछता है, क्या उन लोगों ने आपके साथ कोई बदतमीजी की थी? क्योंकि आपकी फ्रेंड और इन लोगों के बयान से पता चला है कि उन लोगों ने आपको ड्रग्स देकर आपके साथ बदतमीजी करके उसका MMS बनाने की कोशिश की थी। यह सुनकर सुहास और दीप्ति भी चौंक जाते हैं। क्या? व्हाट? इंस्पेक्टर आप ये क्या कह रहे हैं? सुहास की तरफ देखकर इंस्पेक्टर ने कहा, जी सुनने में ऐसा ही आया है। फिर वह सब लोग सनाया की तरफ देखते हैं। सनाया ने एक्सेप्ट करते हुए कहा, जी इंस्पेक्टर, पहले वह लोग मुझे बेहोश करके उस गोदाम में लेकर गए। उसके बाद उन्होंने मुझे पता नहीं एक अजीब सी ड्रग्स का इंजेक्शन दिया और मेरे साथ वह लोग गैंग रेप करके उसका MMS भी बनाने वाले थे। ड्रग्स देने के बाद मैं पूरी तरीके से अपने होश खो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। ध्रुव इंस्पेक्टर से बोला, पर मुझे याद है इंस्पेक्टर, हम लोगों ने उन लोगों को बहुत मारा था, इसलिए इतना नहीं कि वह लोग मर जाएं। इस बात की कंफर्मेशन के लिए ध्रुव उन लोगों की तरफ देखता है जो उनके जाने के बाद उन लोगों को मारते पीटते रहे। सब लोगों ने भी एग्रीमेंट में अपना सर हिला दिया कि उन्होंने उन्हें इतना नहीं मारा था कि वह लोग मर जाएं। इंस्पेक्टर ने ध्रुव की तरफ देखकर कहा, मैंने यह नहीं कहा कि उसका मर्डर आप लोगों की मार पिटाई की वजह से हुआ है। यह लोगों के मर्डर के पीछे कोई और है। यह सुनकर तो ध्रुव के साथ साथ सब लोग चौंक जाते हैं। इंस्पेक्टर एक मोबाइल फोन निकालकर उसमें एक वीडियो प्ले करते हुए बोला, यह देखिए। सब लोग मोबाइल फोन में उस वीडियो को देखने लगते हैं। मार पिटाई के बाद जब सब लोग गोडाउन खाली करके चले जाते हैं तो फिर एक आदमी जिसके चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था वह हाथ में हथौड़ा लेकर अंदर एंट्री करता है और एक एक करके सब चिल्लाते हुए उन सब के सर फाड़ देता है, उन्हें जान से मार देता है। हथौड़ा वहीं पर फेंक कर वहां से चला जाता है। उसके हाथ में ग्लव्स, ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर कवर था, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। उन सब लोगों का मर्डर इतनी दर्दनाक तरीके से किया गया था कि देखने वाले की रूह कांप जाए। उन लोगों की तो वाकई में कांप गई थी। इंस्पेक्टर ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, यह फोन हमें वहां पर मिला, किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में वहीं पर रख दिया था और उसमें उस कल रात की सारी मोमेंट्स रिकॉर्ड हो गई। ललिता ने अपना हाथ उठाकर कहा, हाँ मैंने ही रखा था, मैंने इनका वीडियो बनाने के इरादे से ये फोन रखा था और उसके बाद तो मैं उसे साथ ले जाना भूल ही गई थी। शनाया चौंक कर बोली, लेकिन इंस्पेक्टर यह आदमी है कौन और इससे इन लोगों को मार क्यों डाला, वो भी इतनी दर्दनाक तरीके से? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया,
इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो बहुत अजीब है, इसलिए हम लोगों को आपसे कुछ तहकीकात करने के लिए आपको यहाँ पर बुलाना पड़ा। उम्मीद है आप लोग कोऑपरेट करेंगे। सारी तहकीकात के बाद, सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद सनाया, ध्रुव, दीप्ति और सुहास घर में एंट्री करते हैं। दीप्ति और सुहास सनाया और ध्रुव से बिल्कुल बात नहीं करते। वह लोग अब भी उन लोगों से गुस्सा थे, क्योंकि उन लोगों का यह रिश्ता उनकी नजर में जो आ गया था। उनकी नजर में ध्रुव और सनाया भाई बहन थे, लेकिन उनके बीच का रिश्ता देखकर उन लोगों को उनसे बहुत नाराजगी और गुस्सा था। सुहास घर आने के बाद कपड़े चेंज करता है और सीधा ऑफिस चला जाता है। किसी से कोई बात नहीं करता। ध्रुव भी अपने कमरे में चला जाता है। शनाया भी अपने कमरे की बालकनी में खड़ी हुई थी। तभी दीप्ति वहां पर आती है और खींच के एक थप्पड़ उसके गाल पर मारती। समझती क्या हो तुम अपने आप को? जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। दीप्ति इतना अचानक से आकर उसके गाल पर थप्पड़ मारती है ना कि सनाया को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाता। 2 सेकंड के बाद जब वह इन चीजों को ऑब्जर्व करके अपनी मॉम की तरफ देखती है, तो वह देखती है कि दीप्ति बहुत ज्यादा गुस्से में उबल रही थी, ऊपर से नीचे तक कांप रही थी, आंखों से आग निकल रही थी। दीप्ति गुस्से में सनाया से बोली, थोड़ी तो शर्म कर लेती। ध्रुव तुम्हारा भाई है, उसके साथ यह सब करने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा नहीं? हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की इतनी नजदीक आने की? कब हुआ और कैसे? इस बार अपनी माँ की इस बेवजह की नफरत और गुस्से से सनाया तंग आ चुकी थी। वह गुस्से में चिल्लाकर बोली, आप दोनों की शादी से पहले मेरे और ध्रुव के बीच में जो भी कुछ है वह आप दोनों के रिश्ते से पहले था। समझ में आया आपके? और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ध्रुव मेरा कोई भाई वाई नहीं है और ना ही मैं उसे अपना भाई मानती हूँ। हमारे बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। जस्ट बिकॉज आप मुंह उठाकर किसी से भी शादी कर लेंगी तो उसकी फैमिली को क्या मैं अपनी फैमिली मान लूंगी? दीप्ति को गुस्सा और भी बढ़ रहा था। वह सनाया पर एक बार फिर से हाथ उठाने वाली थी। इस बार सनाया हवा में ही उसका हाथ कस के पकड़ लेती है, जिससे दीप्ति चौंक जाती है। आज पहली बार सनाया ने उसके हाथ को इस कदर पकड़ा था, वरना आज तक वह हमेशा ही अपनी माँ की मार को चुपचाप खाती रही थी। दीप्ति के हाथ को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ते हुए शनाया ने कहा, हमेशा आपको अपनी खुशियों की ही फिक्र रहती है, मेरी कोई फिक्र नहीं। जब से पैदा हुई हूँ हमेशा आपकी नफरत को झेला है मैंने। अरे माना कि आपके साथ जो भी कुछ हुआ वह बहुत गलत था, पर इसमें मेरा क्या दोष है? कभी सोचा है आपने मुझे किन गुनाहों की सजा दी है? आपने कभी एक माँ होने का फर्ज नहीं निभाया, कभी मुझसे प्यार नहीं किया, हमेशा नफरत की। तो आप यह उम्मीद कर भी कैसे सकती हैं कि मैं आपकी खुशियों के बारे में सोचूं? आपकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला घोट दूं? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए मॉम, मैं ध्रुव से प्यार करती हूँ। आई लव हिम, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों के बीच क्या रिश्ता। समझ में आया? यह बोलकर सनाया दीप्ति का हाथ जोर से झटकती और वहां से चली जाती। शनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी माँ की नफरत से तंग आ चुकी थी। आखिर उसे भी हक था खुश रहने का। अपनी माँ की इस नफरत के चलते वह गलत संगत में पड़ गई। उसे दारू, सिगरेट, ड्रग्स की आदत पड़ गई। कभी किसी का प्यार नहीं मिला। जिससे प्यार किया वह धोखेबाज निकला। जिस बेस्ट फ्रेंड से प्यार किया उसने भी उसे धोखा दिया। जिस पिता से प्यार किया वह भी चल बसा, और अब यह लोग उसे और ध्रुव को भी अलग करने वाले थे। सनाया ने ठान लिया था कि वह खुद को ध्रुव से कभी अलग नहीं होने देगी। सनाया ध्रुव के कमरे में जाती है। ध्रुव बाथरूम में से बाहर निकलता है। सनाया उसे लेकर वापस बाथरूम में घुस जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। ध्रुव चौंक जाता है, पर इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता वह अपने आप को दीवार से लगा हुआ पाता और सनाया को खुद के ऊपर पैशनेटली किस करते हुए। दीप्ति, सुहास गाड़ी में बैठे हुए थे। वह लोग ध्रुव और शनाया को लेकर बात कर रहे थे और दोनों के चेहरे पर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन थे। दीप्ति एक गहरी सांस लेकर सुहास की तरफ देखते हुए बोली, हमें इन दोनों को अलग करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं बची। सुहास ने भी काफी सीरियस होते हुए जवाब दिया, गलती हमारी है, हमने ही इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा कि दोनों भाई बहन हैं तो वैसे ही रहेंगे। हम भूल गए थे कि इनका खून का रिश्ता नहीं है, कभी साथ नहीं रहे, ऊपर से जवान भी हैं। ऐसा कुछ इनके बीच हो सकता है, हमने पहले यह सोचा नहीं। तुम चिंता मत करो, यह दोनों बहुत जल्द एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। रात के टाइम पर ध्रुव और सनाया समुद्र के किनारे बैठे हुए। ध्रुव सनाया को अपनी बाहों में लिए हुए था और सनाया बहुत उदास सा चेहरा बनाकर ध्रुव की बाहों में बाहें लपेटे हुए इसके कंधों पर अपना सर रखकर बैठी थी। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि हमारी जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी। ध्रुव भी सनाया की तरफ देखकर उसके बालों में किस करके बोला, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की
तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सनाया कुछ देर चुप रहने के बाद ध्रुव के कंधे पर अपना हाथ रख कर उसकी आंखों में देखती है। ध्रुव आंखों में ढेर सारा प्यार लेकर सनाया को देख रहा था। ध्रुव सच में सनाया से प्यार करता था और यह बात सनाया महसूस कर चुकी थी। सनाया ध्रुव के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोली, आई लव यू ध्रुव, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। अगर उन दोनों ने हमें अलग करने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगी। ध्रुव सनाया के होठों पर उंगली रखते हुए बोला, ऐसा नहीं बोलते, मुझ पर भरोसा रखो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर सनाया ध्रुव के माथे पर अपना माथा रख लेती है, दोनों आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ देर इसी तरह से खामोशी से एक दूसरे के करीब रहते हैं। कुछ देर बाद सनाया और ध्रुव बाहों में बाहें डालकर पानी में अपने पैर भिगोते हुए किनारे पर चल रहे थे। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि यह किलर कौन हो सकता है जो सबको इस तरह से मार रहा है? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत अजीब डर लग रहा है। ध्रुव सनाया से बोला, मुझे भी नहीं पता कि वह कौन हो सकता है, उसने इतने सारे मर्डर किए। अब तो मुझे डाउट हो रहा है कि यह बोलकर ध्रुव एकदम से चुप हो जाता है। सनाया कंफ्यूजन में ध्रुव की तरफ देखती है। ध्रुव सनाया की आंखों में देखकर काफी सीरियस आवाज में बोला, मुझे डाउट हो रहा है कि पूरब और आद्या की मौत भी कोई एक्सीडेंट थी या नहीं। इस बात पर सनाया हैरान होते हुए बोली, ध्रुव ये क्या बोल रहे हो तुम? वह जो कोई भी आदमी है, उसका पूरब और आध्या से क्या लेना देना? इस बात पर ध्रुव एकदम से खामोश हो जाते क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी। ध्रुव सनाया की तरफ देखकर बोला, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। वह तो एक एक्सीडेंट था, पर तुम्हें याद है इंस्पेक्टर ने कहा था कि वह एक्सीडेंट कम और मर्डर ज्यादा लग रहा था। बस इसलिए मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कहीं उन लोगों को और कॉलेज के इतने सारे बच्चों को मारने वाले इंसान वही तो नहीं। ध्रुव की बात में पॉइंट था। ना चाहते हुए भी सनाया को ध्रुव की बात कुछ सही लग रही थी। अब वह भी यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि कौन है वह इंसान जो इतने सारे खून कर रहा है और क्यों, और क्या उसने पूरब और आध्या को भी मारा? दोनों इस बात से बेखबर एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे कि कोई दूर खड़ा लगातार उन पर नजर बनाए हुआ था। एक आदमी अंधेरे में खड़ा उन दोनों को बहुत देर से देख रहा था। ध्रुव सनाया के साथ घर चला जाता है। सनाया गाड़ी से उतरते हुए ध्रुव से बोली, तुम अंदर नहीं आ रहे? ध्रुव ने सनाया से कहा, नहीं मैं वापस जा रहा हूँ। सनाया कंफ्यूज होते हुए बोली, लेकिन क्यों? ध्रुव ने कहा, फिलहाल मेरा घर आने का कोई मूड नहीं है, मैं एक बार क्लब जाकर आता हूँ ना, वहाँ पर मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताता हूँ, उसके बाद आता हूँ। सनाया हाँ में अपना सर हिला देती है। उसके बाद ध्रुव अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। सनाया घर के अंदर चली जाती है। बालकनी से खड़े हुए सुहास और दीप्ति उन दोनों को देख रहे थे। दोनों के एक्सप्रेशन काफी सीरियस लग रहे थे। ध्रुव क्लब में अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। उस मर्डरर की इमेज घूम रही थी और यह टेंशन भी थी कि आखिर वह कौन है और ये खून क्यों कर रहा है। क्लब में भी उसके सारे फ्रेंड्स का लगभग डिस्कशन यही था, क्योंकि उनके कॉलेज के 5 बच्चों को मार दिया गया था। थोड़ी ही देर पार्टी करने के बाद ध्रुव उन सबसे बोला, ओके गाइस मैं अभी चलता हूँ, काफी लेट हो गया हूँ। उन सबको बाय बोलकर ध्रुव क्लब से बाहर निकल कर आता है। वह अपना फोन निकालता है जिसमें उसे सनाया का मैसेज मिलता है, कम होम सून, ज्यादा ड्रिंक करके ड्राइव मत करना और हाँ लड़कियों से दूर रहना वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। सनाया का मैसेज पढ़कर उसकी जेलसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसे पढ़कर ध्रुव को हल्की सी हंसी आ जाती है। वह अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। आसपास कोई भी नहीं था और 2 कदम ध्रुव की तरफ अंधेरे में चलकर बढ़ रहे थे। ध्रुव को अचानक यह फील होता है कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। ध्रुव जैसे ही पलटने लगता है कि अचानक ही उसकी नाक पर एक रुमाल आ जाता है। वह पीछे खड़े इंसान को देखकर चौंक जाता है, पर वह कुछ सोच पाता इससे पहले वह बेहोश हो जाता है। ध्रुव बेहोश होकर गिर जाता है। वह इंसान ध्रुव को वहां से कंधे पर लाद कर ले जाता है। एक गाड़ी में डालने के बाद वह गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को वहां से ले जाता है। सनाया अपने कमरे में इंतजार कर रही थी ध्रुव के आने का। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह इधर उधर करवट ले रही थी। तभी उसके दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज आती है। सनाया कंफ्यूजन में दरवाजे की तरफ देखती है। वह खड़ी होकर अपने स्लीपर्स पहनती है और उसके बाद जाकर दरवाजा खोल देती है। दरवाजे पर दीप्ति खड़ी हुई थी, जिसे देखकर वह थोड़ा चौंक जाती है। दीप्ति चेहरे पर हल्की सी नरमाहट के साथ मुस्कुराकर बोली, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। सनाया को अचानक अपनी माँ का यह नरम सा बिहेवियर देख अजीब लगा, पर उसने इसे इग्नोर करते हुए अपनी माँ को अंदर आने का रास्ता देते हुए कहा, नहीं मैं जाग रही थी। उसके पास सनाया अंदर जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। दीप्ति कमरे में आती है और सनाया के पास आकर बैठ जाती है। कुछ देर के सन्नाटे के बाद दीप्ति सनाया के हाथ पर अपना हाथ रख उसे अपने हाथ में लेती है।
अचानक दीप्ति की हरकत से सनाया हैरान थी। दीप्ति काफी नरम आवाज में सनाया की आंखों में देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो और मैं झूठ नहीं बोलूंगी सनाया। हाँ, यह बात सच है कि मैं तुम्हारे जन्म से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ बेटा। ऑफ कोर्स आई लव यू। एक माँ अपने बच्चे को कभी नफरत कर ही नहीं सकती, कभी भी नहीं। हाँ, बस अतीत में जो कुछ मेरे साथ हुआ उसे मैं भूल नहीं पा रही। तुम्हें देखती हूँ तो वह चीज याद आ जाती है और बहुत तकलीफ होती है। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं किस दर्द से गुजरी हूँ। अगर तुम्हारे पापा ने मुझे संभाला नहीं होता। दीप्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी मॉम की अचानक इतनी इमोशनल बातें सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू देखकर सनाया को उस पर गौर करती है और उसका दिल भी पसीजने लगता है। एक गैंग रेप का दर्द भला किसी के लिए झेलना आसान कैसे हो सकता है। उसकी मॉम भी गलत नहीं थी, उसकी वजह से वो होती शायद वह भी एक ऐसे बच्चे को नहीं अपना पाती जो किसी की दरिंदगी का परिणाम हो। दीप्ति सनाया की तरफ देखकर बोली, मैंने यह हादसे के बाद कई बार सुसाइड करने की सोची, पर तुम्हारे पापा ने मुझे बचा ली। यह सुनकर सनाया की आंखें बड़ी हो जाती। व्हाट, आर यू सीरियस मॉम? दीप्ति हाँ में अपना सर हिलाकर बोली, हाँ, वह सब कुछ झेलना मेरे लिए इतना ज्यादा हॉरिबल था कि मैं मर जाना मुझे काफी आसान लग रहा था। मैंने 3-4 बार सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे बचा लिया। वह तुमसे और मुझसे, हम दोनों से बहुत प्यार करते थे। उनकी जिद की वजह से मैंने तुम्हें पैदा किया, है ना बेटा? 9 महीने अपने पेट में रखकर मैंने तुम्हें पैदा किया। भले ही तुम मेरे उस भयानक अतीत से जुड़ी हो, पर यह बात भी नहीं भुलाई जा सकती कि तुम मेरा खून हो। मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा। जानती हूँ मैं, सारा बचपन मेरी नफरत के नीचे गुजरा है। जानने के बाद हमारे बीच की दीवारें और भी ज्यादा बढ़ गई। मैं कभी तुम्हें यह नहीं कह पाई कि आई लव यू बेटा। हम दोनों को करीब लेकर आने वाले तुम्हारे पापा ही थे, जो इस दुनिया में नहीं रहे। सनाया जानती थी कि दीप्ति जो भी बोल रही है वह दिल से बोल रही है, कोई नाटक नहीं कर रही। सनाया अपनी आंखों में सेंसिटिव और दर्द साफ देख सकती थी। आज पहली बार उसे अपनी माँ के साथ इतना इमोशनल बॉन्ड फील हुआ था। सनाया की भी आंखें भर आती है। मॉम प्लीज डोंट क्राई। दीप्ति सनाया के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए बोली, आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाई। तुम्हें कभी वह प्यार नहीं दिया जो एक माँ को देना चाहिए था, और इसी की कमी की वजह से मुझे पता नहीं चला कि तुम कब नशे की आदी हो गई। क्लब में पार्टी, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, कब तुम्हें इन चीजों की आदत लगी मुझे एहसास भी नहीं हुआ था। तुम्हारी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है, जो कुछ भी गलत हो रहा है, उन सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। अपनी मॉम को इस तरह से रोता हुआ देख सनाया काफी इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती है। नहीं मॉम, आई एम सॉरी, मैंने भी आपको बहुत तकलीफ दी। आई एम रियली सॉरी, आई लव यू। सनाया को पहली बार अपनी मॉम की बाहों में ममता का एहसास हो रहा था। दोनों माँ बेटी की आंखों में आंसू थे। दीप्ति सनाया के सर पर हाथ फेरती हुई बोली, डू यू रियली लव मी? कैन यू डू मी अ फेवर? सनाया ने हग करते हुए कहा, यस मॉम, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। उसके बाद दीप्ति की अगली बात सुनकर सनाया चौंक जाती। ध्रुव को भूल जाओ। सनाया एकदम से यह सुनकर चौंक जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या बोल रही है। हक ब्रेक करके जब वह पीछे होकर अपनी मॉम की आंखों में देखती है तो दीप्ति उसकी आंखों में हैरानी साफ साफ देख सकती थी। दीप्ति सनाया का हाथ अपने हाथों में पकड़कर काफी नरम आवाज में बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए आसान नहीं, मैं जानती हूँ तुम ध्रुव से प्यार करती हो, पर बेटा मैंने उसके डैड से शादी की है, वह तुम्हारा भाई है। तुम्हारे बीच यह सब कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज समझो बात को, यह गलत है। मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा सनाया, पर प्लीज प्लीज मुझ पर यह फेवर कर दो। ध्रुव से दूर हो जाओ। तुम दोनों का रिश्ता नाजायज है, ये नहीं होना चाहिए, यह सही नहीं है। सनाया अपनी मॉम की बात सुनकर सनाया अंदर ही अंदर टूट जाती है। वह जानती थी कि दीप्ति गलत नहीं कह रही। उन दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर दिल के आगे किसकी चलती है। सनाया एकदम से शॉक में चली जाती है। दीप्ति सनाया के हाथ को लेकर एक लेटर देती है, जिसे देखकर वह कंफ्यूजन में अपनी मॉम की तरफ देखती है। यह क्या है मॉम? दीप्ति के हाथ में वह अजीब सा एनवलप देखकर सनाया कंफ्यूज हो जाती है। यह क्या है मॉम? दीप्ति उस एनवलप को सनाया के हाथ में रख देती है। खुद ही खोलकर देख लो, यह सरप्राइज है तुम्हारे लिए। कंफ्यूजन में सनाया उस एनवलप को देखती है कि आखिर उसकी मॉम ने उसके लिए ऐसा कौन सा सरप्राइज लेके आई है। जैसे ही वह एनवलप खोलकर उसमें पड़ा हुआ एक लेटर निकालकर पढ़ देखती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे जैसे यकीन नहीं होता कि उसके हाथ में क्या है। इस वक्त सनाया के हाथ में जो था वह उसका एक ड्रीम है।
सनाया शॉक होकर वह लेटर पढ़ रही थी। दीप्ति सनाया के कंधे पर हाथ रख के बोली, तुम हमेशा से ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी ना। सुहास ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है। अब तुम वहां पर जाकर अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा कर सकती हो। यह तुम्हारा कब से सपना था, फाइनली सुहास ने इसे पूरा कर दिया। हाँ, यह सच है कि सनाया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कंप्लीट करना चाहती थी। सनाया को समझ में नहीं आ रहा था कि अपने हाथ में रखे हुए इस लेटर को देखकर आखिर वह कैसे रिएक्ट करे। उसका एडमिशन हो चुका है उसकी फेवरेट यूनिवर्सिटी में, उसका ड्रीम जैसे सच होने की कगार पर था। लेकिन आखिर इस सपने की कीमत क्या लगाई है उन लोगों ने, यह सोचकर ही सनाया के हाथ हल्के से कपकपा जाते हैं। सनाया उस लेटर को देखते हुए बोली, और इसके बदले में आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं? शनाया इसके आगे कुछ बोल नहीं पाती। उसकी बात को समझते हुए दीप्ति ने कहा, हाँ, मैं और सुहास चाहते हैं कि तुम अब्रॉड चली जाओ अपनी स्टडी के लिए, और ध्रुव से दूर भी। वहां पर जाकर शायद तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके साथ तुम अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोच सको। सनाया, समझने की कोशिश करो, ध्रुव के साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। वह तुम्हारा भाई है, उसके साथ तुम्हारा कोई भी दूसरा रिश्ता नहीं हो सकता। सनाया की आंखें भर आती हैं। अपनी मॉम से उसने यही उम्मीद की थी। दीप्ति सनाया के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी बेटा, पर यही सही है। दूसरी तरफ ध्रुव को धीरे धीरे होश आता है। उसका सर चकरा रहा था। जब वह आंखें खोलता है तो उसकी पलकें उसे बहुत भारी लगती है और बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर वह देखता है कि वह एक कमरे में है, सोफे पर पड़ा हुआ। ध्रुव अपना सर पकड़ लेता है और जैसे तैसे करके सोफे से उठता है। वह चारों तरफ देखता है। कमरे में सिर्फ वह अकेला था। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अचानक यहाँ पर कैसे आ गया। फिर उसे याद आता है कि कोई उसे किडनैप करके यहाँ पर लेकर आया है, और जैसे ही उसे याद आता है कि उसके पीछे कौन खड़ा था, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और वह शख्स जो ध्रुव को यहाँ पर बेहोश करके लेकर आया था, उसका चेहरा सामने आता है। ध्रुव के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। हाउ डेयर यू! सामने खड़ा हुआ लक्ष्य ध्रुव से बोला, तो तुम्हें होश आ गया? वह जाकर ध्रुव के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। ध्रुव अपनी मुट्ठियों को जोर से कसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेहोश करके यहाँ पर लाने की? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? लक्ष्य ने ध्रुव की आंखों ही आंखों में डालकर देखते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक फेवर। मॉम से एक बार मिल लो। वह तुमसे मिलना चाहती है डेस्परेटली। अपनी मॉम का जिक्र सुनकर ध्रुव को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच में आने वाले? मैं उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता और तुम्हारी भी नहीं। ध्रुव जाने लगता है, पर लक्ष्य उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच देता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो ध्रुव, तुम्हारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज सिर्फ एक बार। ध्रुव गुस्से में लक्ष्य के कॉलर को पकड़ लेता है। मैंने कहा मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी है। आइंदा अगर तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, समझे? ध्रुव काफी गुस्से में था, पर लक्ष्य की आंखों में एक अजीब सा दर्द था। वह ध्रुव की आंखों में देखते हुए बोला, प्लीज ध्रुव, एक आखिरी बार मिल लो उनसे, वह मर रही हैं और आखिरी सांस लेने से पहले वह तुम्हें देखना चाहती है। अचानक से लक्ष्य की बात सुनकर ध्रुव चौंक जाता है, पर फिर वह तुरंत फिर से गुस्से में कहता है, अब यह कौन सा नया नाटक है तुम दोनों का? क्या मतलब आखिरी सांस लेने से पहले? क्या मतलब वह मर रही है? लक्ष्य ध्रुव की आंखों में थोड़ी दर्द भरे इमोशन के साथ देखते हुए बोला, वह बीमार है, उन्हें कैंसर है, लास्ट स्टेज, उनके पास ज्यादा दिन बाकी नहीं है। अचानक लक्ष्य की बात सुनकर ध्रुव चौंक जाता है। उसके हाथ लक्ष्य के कॉलर से छूट जाते हैं और वह 2 कदम पीछे हट जाता है। क्या? लक्ष्य ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, जब हमें इस बारे में पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें बचाना लगभग नामुमकिन था। हर मुमकिन कोशिश हम लोग कर चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। वह मरने के लिए इतनी डेस्परेट है कि उन्होंने कभी अपनी दवाइयां तक नहीं ली, टाइम पर खाना पीना सब कुछ छोड़ चुकी हैं। वह हॉस्पिटलाइज हैं और मरने की हालत में है। एक बार तुमसे मिलना चाहती है, एक आखिरी बार, प्लीज प्लीज ये एहसान कर दो, एक आखिरी बार, कम से कम उनसे मिल लो। किसी भी इंसान की नफरत उसकी जिंदगी से बड़ी तो नहीं हो सकती ना। मैं जानता हूँ तुम मॉम से नफरत करते हो, पर क्या अभी तुम्हारा दिल नहीं पिघलेगा जब वह मौत के दरवाजे पर खड़ी है? लक्ष्य की बात सुनकर ध्रुव अचानक सदमे में चला जाता है। उसके घुटने अचानक कमजोर पड़ जाते हैं और उसके मजबूत शरीर का भार नहीं उठा पाते। वह अपने घुटनों पर गिर जाता है। ध्रुव एक कमरे में का दरवाजा खोलता है। वह हॉस्पिटल का एक वार्ड था। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल में बहुत दर्द था। उसके शरीर
आज से कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। एक एक कदम उससे उठाया नहीं जा रहा था। जब वह वार्ड का दरवाजा खोलता है तो हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए अपनी माँ को देखता है, बेजान सी हालत में। लगभग शरीर का सारा खून जैसे सूख गया हो। रंग पीला पड़ चुका था शरीर का, हद से ज्यादा कमजोर लग रही थी, सर पर बाल भी नहीं थे। अपनी माँ को ऐसी हालत में देख ध्रुव के सीने में तेज दर्द होता है। एक झटके में ही उसकी सारी नफरत धरी की धरी रह जाती है। उसे लगता है कि वह अपनी मॉम से नफरत करता है, उनसे सारे रिश्ते छोड़ चुका है। अब उसके जीने या मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर यह देखो, अपनी मॉम की इस हालत में देखकर ध्रुव अंदर ही अंदर कांप रहा था। उसकी मॉम जैसे ही अपने कमजोर से सर को घुमाकर अपनी नजरें उठाकर देखती हैं कि कौन आया, तो ध्रुव को देखकर उसकी आंखों में बहुत ज्यादा हैरानी और खुशी की चमक दिखाई देती है। वह 3-4 बार अपनी पलकें झपकाती हैं, यह देखने के लिए कहीं वो मरने से पहले कोई सपना तो नहीं देख रही। पर ध्रुव वहीं पर उनके सामने खड़ा था, वह सपना नहीं देख रही थी। उनका बेटा सच में उनसे मिलने आया था। अचानक ध्रुव को देखकर उसकी माँ उठने की कोशिश करती है, पर कमजोरी के कारण ज्यादा हिल नहीं पाती। ध्रुव फटाक से जाकर अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेता है। उसकी मॉम को इतनी कमजोर हालत में देखकर ध्रुव का कलेजा फटने लगता है। बचपन में अपनी माँ के साथ बिताए सारे खूबसूरत पल अचानक उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगते हैं। उसका गला और उसकी आंखें भर आती हैं। ध्रुव की मॉम ध्रुव का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम आ गए, थैंक यू, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ध्रुव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने मॉम के बेड के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। अब आपने अभी तक अपने मॉम का हाथ अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसकी जुबान से शब्द नहीं निकल रहे थे, उसकी हलक में अटक गए थे। दिल बहुत दर्द कर रहा था। उसने अपनी मॉम से लाख नफरत हो, पर उसे ऐसी हालत में वह बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। बहुत प्यार करता था वह अपनी माँ से। ध्रुव अपनी मॉम से इसलिए उनकी नफरत भी उतनी ही ज्यादा थी। पर आज उसकी मॉम को ऐसे देखकर उसके अंदर की नफरत ने अपने आप ही दम तोड़ दिया था और वह प्यार फिर से जाग गया था जो कभी हुआ करता था। ध्रुव आंखों से आंसू लेकर अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोला, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ध्रुव की माँ हल्का सा मुस्कुराते हुए ध्रुव के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम्हें बताने से क्या हो जाता ध्रुव, किस्मत में जो लिखा है वह नहीं बदला जा सकता। शायद इतनी ही जिंदगी बची थी मेरे पास। मैं चाहती थी कि मरने से पहले एक बार तुम्हें देख लूं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो। मैं बहुत बुरी मॉम रही हूँ, मुझे पता है। ध्रुव ना में सर हिलाता और अपनी मॉम के हाथ को अपने माथे पर लगाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। ध्रुव की मॉम ने ध्रुव से कहा, तुम्हारे डैड के साथ मेरी शादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। तुम्हारे पैदा होने के बाद सिर्फ तुम्हारे लिए मैं एडजस्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। जब तुम्हारे डैड को छोड़कर मैं जा रही थी तो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी। मैंने तुम्हारे डैड के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने कभी तुमसे मिलने तक नहीं दिया मुझे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और तुम्हारे अंदर की नफरत और ज्यादा बढ़ गई। मैं बस दूर से ही तुम्हें देखना चाहती थी, जैसे तुम जैसे भी रहो पर अपनी जिंदगी में खुश रहो। तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी माँ की बातों को चुपचाप सुनता हुआ ध्रुव बस अपना सर अपनी माँ के हाथों में छुपाकर रो रहा था। आंखों से आंसू टपक रहे थे। हल्के हल्के कंधे कांपने लगे थे। उसने कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि अपनी मॉम से कुछ इस तरह से मिलेगा, ऐसे नाजुक हालातों में। ध्रुव की मॉम ने ध्रुव के सर पर हाथ फिरते हुए कहा, इन बीते सालों में एक दिन एक रात ऐसी नहीं गई जब तुम्हें याद करके रोई नहीं हूँ। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि तुम्हारे लिए कितना तड़पी हूँ। मेरे होते हुए मैं अपना पूरा बचपन बिना माँ के बिताना पड़ा। बहुत तकलीफ हुई होगी ना तुम्हें। इस बात पर ध्रुव अपने अंदर के दर्द पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाया और फटाक से अपनी माँ को हक करके जोर से रोने लगता है। प्लीज मॉम, चुप हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको फिर से मुझे छोड़कर नहीं जाने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। ध्रुव की मॉम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब वह ध्रुव के मुंह से मॉम शब्द सुनकर इमोशनल होकर ध्रुव को गले लगा लेती है तो उसे ठंडक मिलती है। यह तुम सोच भी नहीं सकते ध्रुव, अब तुम्हें मुझे मरने का भी कोई दुख नहीं। कम से कम जिंदगी के आखिरी लम्हों को अपने बेटे के साथ बिताया है। इस चीज की खुशी हमेशा मेरे साथ रहेगी और मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। यू प्लीज डोंट लीव। ध्रुव रोते हुए बोला, प्लीज चुप हो जाइए, जस्ट शट अप मॉम।
मैंने कहा ना आपको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। आई लव यू, लव मी अगेन। 10 days लेटर। सफेद कपड़े पहने हुए ध्रुव अब पानी के अंदर खड़ा हुआ था। चारों तरफ हरियाली थी। बहती हुई नदी के अंदर तकरीबन कमर तक पानी में ध्रुव खड़ा हुआ था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके चेहरे पर उदासी बहुत ज्यादा थी। आंखें नम थी और हाथ में एक लोटा था। मॉम, आई लव यू एंड आई विल ऑलवेज लव यू। आई प्रेयर टू गॉड आपकी आत्मा को शांति दे। मैं यही प्रे करूंगा कि मुझे अगले जन्म में भी आप ही मॉम बनकर मिलो। इस जन्म में आपको इस जन्म का प्यार का सारा हिसाब चुकाना पड़ेगा। मुझे बहुत सारा प्यार करना होगा। ये बोलते हुए ध्रुव की आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसके बगल में चलकर लक्ष्य आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसकी आंख भी आंसू से भरी थी। ध्रुव अपने आप को संभालता है और अस्थियों को पानी में बहा देता है। घर में सनाया अपना बैग पैक कर रही थी क्योंकि सुबह उसे लंदन के लिए जो निकलना था। उसके चेहरे पर उदासी बहुत ज्यादा थी। बेड पर पड़े हुए अपने फोन को उठाती है और देखती है। ध्रुव को ना जाने उसने कितने मैसेज कितने कॉल किए पर उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। पिछले 10 दिन से ध्रुव का कोई भी अता पता नहीं। वह घर आया ही नहीं, उसने कोई कॉल भी नहीं किया। कुछ भी नहीं पता कि वह कहाँ पर है, किस हाल में। शनाया को ना सिर्फ गुस्सा आ रहा था बल्कि ध्रुव की चिंता भी हो रही थी। पिछली बार भी ध्रुव कई दिनों के लिए जब घर से बाहर था। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।